चलिए आज हम लोग गणित का 15वां दिन देख रहे हैं और ये मॉडल 4 का आज लास्ट क्लास भी है। ठीक है, और आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न जो 5 नंबर का होता है वह सारे प्रश्नों का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मैथ में आपको दीर्घ उत्तरीय बोर्ड एग्जाम में 8 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक है, 8 प्रश्न आपको देगा, उसमें से कितना प्रश्नों का उत्तर देना है आपको? 4 प्रश्न का उत्तर देना है। लेकिन अभी हम 6 प्रश्न बताएंगे जो क्वेश्चंस लगे कि नहीं बोर्ड एग्जाम में। ऐसे तो 3 प्रश्न इसमें ऐसा है कि पूछा हुआ है पिछले वर्ष। ठीक है, और 3 प्रश्न है जो एक समझिए कि वो गैस किया हुआ प्रश्न है। तो आज का 6वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है ग्राफ विधि। बाबू तो 100% फिक्स मान लो कि चाहे फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो चाहे आपको सेकेंड सिटिंग में एग्जाम हो, लेकिन ग्राफ विधि से एक मैथ बनाने के लिए 100% आएगा। ठीक है, तो आपको ग्राफ विधि एकदम बेहद जरूरी है सीखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को सोल्व कर रहे हैं। ग्राफ विधि से जांच करें कि समीकरण x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। संगत है तो ग्राफ द्वारा क्या कीजिए? हल कीजिए। चलिए चेक करते हैं। पहले तो आप समीकरण जब भी ग्राफ विधि में हल करो तो लिखो समीकरण फर्स्ट को गेट लॉक है क्या, देख लो, हल करने पर समीकरण फर्स्ट ऊपर से उतारते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू? x + 3y = 6। ये क्या है? समीकरण फर्स्ट है। और हम कौन सा समीकरण को हल कर रहे हैं? समीकरण फर्स्ट को ही हल कर रहे हैं। और यहां पे बगल में बनाई एक सारणी, ऐसे लिखिए कि सारणी बना रहे हैं जो समीकरण किसके लिए? फर्स्ट के लिए बना रहे हैं। हाँ, इसको ध्यान रखना है कि जो सारणी हम बनाएंगे वह समीकरण फर्स्ट के लिए। और इसमें बनाइए कम से कम आप एक और घर बना दो इसमें। ठीक है, कितना घर का सारणी बनाइए? 4 घर का सारणी बनाइए। x में लिखिए x और दूसरा में लिखिए y। अब यहां से हम सोल्व करना शुरू करेंगे। यहां क्या कीजिए कि सारणी में x के जगह पर आप 0 रखिए। क्या रखेंगे? तो यहां लिखेंगे कि सर समीकरण में x = 0 ज्यादा हो गया, इसमें रखना 0 रखने पर बाबू समीकरण फर्स्ट में यदि हम 0 रखेंगे तो लिख देंगे सर यहां पे 0 + 3y और बराबर में 6। अब 0 में 3y के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3y और बराबर में 6। अब यहाँ पे y बराबर क्या लिख सकते हैं? 6 और बटा में हो जाएगा 3। 3 से 6 कितना मरते हुए कटेगा? 2 मरते हुए। तो y का मान कितना निकल कर चला आया? 2 आ गया। इसी प्रकार हम x बराबर अब कितना रखेंगे? हम 3 रखेंगे। कितना रखेंगे? 3। तो x बराबर 3 रखने पर, x बराबर कितना रखने पर? 3 रखने पर समीकरण में रखिए x की जगह पर 3 + 3y = 6। अब देखिए 3y = 6 बराबर के ऊपर चल जाएगा तो -3। तो 3y बराबर कितना बच गया? 3 बच गया। अब यहां से जगह नहीं हो रहा तो इसको छोटा कर देंगे। चलिए आगे, y का मान निकालिएगा तो 3/3 कट गया तो y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अगर x का मान हम समीकरण में 3 रखें तो y का मान कितना निकल कर चला आया? 1 चला आया। अब हम x बराबर क्या रख देंगे? हम 6 रखेंगे। 6 रखने पर ऐसा क्यों कि आसानी से कट जाएगा, तो x के जगह पर हम 6 रखेंगे। तो समीकरण में रखिए 6, तो क्या हो जाएगा? 6 + 3y = 6। बराबर की साइड भी प्लस में 6 है, बराबर की साइड भी प्लस में 6 है, तो आसानी से आप यहीं पे भी काट सकते हैं। ठीक है बाबू,
यहीं पे आसानी से कट जाएगा, क्योंकि बराबर की उसर ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा, -6 से -6 कटोगे तो 0 ही बचेगा। तो आपको क्या बच गया यहाँ पे, बोलेंगे कि 3y बराबर 0 बच गया। y बराबर हो गया 0 बटा में 3 से 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार से समीकरण हम फर्स्ट को हल कर लिए। उसी प्रकार से ठीक समीकरण सेकंड को हल करना है, ठीक है। यहां लिखिए समीकरण सेकंड को हल करने पर, और यहां पे तुरंत बगल में क्या एक बनाइए, सारणी बनाइए। हाँ, यहां पे एक सारणी बन गया। और सारणी ध्यान रखिएगा कि समीकरण सेकंड के लिए, किसके लिए, समीकरण सेकंड के लिए। समीकरण सेकंड कितना दिया हुआ है, तो 2x माइनस 3y बराबर 12। हम x के जगह पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। क्या रख देंगे बाबू, 0। तो देखिए यहां लिखेंगे कि सर x बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह पर 0 रखो तो बोलेंगे 2 गुने 0 माइनस 3y बराबर 12। 2 में 0 से गुना करेंगे, जाओ बाहर जाओ, 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 12 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, माइनस 3y बराबर 12 बचा। y बराबर क्या हो जाएगा, 12 और बटा में माइनस 3 से भागा देंगे तो 3 चौको, तो y का मान कितना हो गया, -4 यहाँ पे भर दें। ठीक उसी प्रकार से आप x के जगह पर अब क्या रखेंगे, 0 तो रख दिए, कितना रखें हम, 3 रखें, क्योंकि 2 रखेंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो इसलिए हम 3 रख देंगे। कितना रख देंगे, 3। तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 3 रखने पर, तो देखिए 2 गुने 3 माइनस 3y बराबर 12। अब देखो गुना करो बाबू, 3 दूनी 6 माइनस 3y बराबर 12, माइनस 3y बराबर 12। इसको उधर भेज देंगे बराबर की शर्त, तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर -3y बराबर 12 में से 6 गया तो y का मान निकालेंगे तो 6 बटा माइनस 3 दूनी कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक, जगह नहीं तो हम यहाँ पे बगल में हल कर देते हैं। x बराबर क्या रख देंगे हम, 6 रख देंगे। 6 रखने पर ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबू, हम 4 काहे न रखें, 5 काहे न रखें, तो x की जगह पर हम 4 रखेंगे तो y का मान बट्टा में आ जाएगा, 5 रखेंगे तो y का मान बट्टा में आ जाएगा, हम 2 रखेंगे तो y का मान बट्टा में आ जाएगा। तो हमको वैसे संख्या लेना है कि बट्टा में ना हो, भिन्न में ना हो, क्योंकि भिन्न में ग्राफ काटना बहुत मुश्किल होता है। समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ पे 2 गुने क्या कर देंगे हम, 6 माइनस 3y बराबर 12। 6 और 2 में गुना करेंगे कितना होगा, 12 माइनस 3y बराबर में 12, माइनस 3y बराबर 12, और बराबर की उसर ले गए तो -12, तो -3y बराबर क्या बचा, 0। तो y बराबर क्या बोलेंगे, 0 बटा में -3, 3 से भागा दिए तो 0 आ गया। y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम समीकरण को लेकर जाएंगे ग्राफ कॉपी पे। कहाँ लेकर जाएंगे, हाँ ग्राफ कॉपी पे। तो आगे हमारा देखिए ग्राफ कॉपी है। ग्राफ में आपको सबसे पहले वाई अक्ष खींचना होगा। कौन सा अक्ष, देखिए ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष, और ये खींच रहे हैं कौन सा अक्ष है, हाँ एक्स अक्ष हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप कि सर ये x1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना बहुत है, यहाँ लिख देते हैं x अक्ष। ठीक है, इधर आएंगे तो x डैश होता है, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 बहुत हो गया। ऊपर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, वाई अक्ष इसको बोलते हैं। नीचे वाई डैश, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये सारे ग्राफ के कॉपी पे आप लिखना जानते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हम क्या लाएंगे, सारणी को लेकर के आते हैं। ये हमारा हो गया सारणी। बोला है कि x बराबर कितना 0, y बराबर, तो x बराबर 0 तो यही है और y बराबर 2, तो यहाँ पे बिंदु बन गए ना बाबू, इसका नाम दीजिए 0,2 लिख दिए। दूसरा में बोला x बराबर 3, y बराबर 1, तो x बराबर 3 यहाँ है और y बराबर 1, तो एक ऊपर बढ़ जाइए, तो लिखेंगे 3,1। दूसरा पॉइंट बैठ गया। तीसरा क्या है, x बराबर 6, y बराबर 0, तो x बराबर 6 यहाँ, y बराबर 0, तो यहीं पे रह जाएगा, तो 6,0। अब क्या कीजिए, एक लाइन लीजिए और इसको सीधा मिला दीजिए। तीनों बिंदु को क्या करना है, मिला देना है। तीनों को मिलाने के लिए स्केल आपको लेना होगा और स्केल से तीनों बिंदु के क्या कीजिएगा आप, हाँ मिला दीजिएगा बढ़िया तरीका से। तो ये मिल गया, पहला बन गया ना। तो पहला समीकरण से एक लाइन खिंचाया, पहला समीकरण से एक लाइन। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण का आप सारणी लेकर के आइए। देखिए दूसरा समीकरण है, अब इसका भी सारणी हम कहाँ लेकर के जा रहे हैं, ग्राफ कॉपी पर लेकर आ रहे हैं। तो ये हमारा ग्राफ कॉपी है बाबू, और ग्राफ कॉपी पे इसमें लेकर आ रहे हैं। इसके लिए हम चेंज कर देते हैं कलर। x बराबर 0, y बराबर -4, तो x बराबर 0 और y बराबर -4 यहाँ पे हो जाएगा ना। तो क्या लिख देंगे 0, -4 पहला बिंदु, दूसरा बिंदु x बराबर 6, x बराबर 3 और y बराबर -2, तो -2 यहाँ हो जाएगा। तो 3, कितना बोलेंगे -2। तीसरा क्या हो जाएगा, x बराबर 6, y बराबर 0, यहीं पे बन गया। तो दोनों जैसा ही एक पे बनता है तो आंसर वही होता है, ठीक है। अब ये दोनों के क्या कीजिए, तीनों बिंदु को आपस में मिला देना है। तीनों बिंदु आपस में मिल गया ना। तो जहां पे टकराया उसमें बताइए। अब जहां पे टकरा गया, टकराया कहां पे, x बराबर 6 और y बराबर 0। तो ये हम ग्राफ विधि से समीकरण का हल निकाल दिए कि सर x का मान 0 होगा और y का मान नहीं, x का मान 6 होगा और y का मान 0 होगा, ठीक है। और ऐसे समीकरण को हम बताएं कि 5 विधि से हल करना रहता है, जो एग्जाम में तो 3 को बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्रतिस्थापन, ब्रज और ग्राफ, जिसमें ग्राफ सबसे ऊपर श्रेणी में रखिए कि ग्राफ आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ग्राफ का हमेशा 2 दिन पर 4 दिन पर प्रश्न बनाते रहिए, ताकि ग्राफ का प्रश्न एग्जाम में गलती ना हो। और ग्राफ का प्रश्न जो होता है एग्जाम में 5 नंबर का ये प्रश्न है। तो अगर आप ग्राफ नहीं बनाना जानेंगे तो 5 नंबर हाथ से निकल जाएगा। इजी भी होता है, ज़्यादा कोई फार्मूला भी नहीं है, कोई झंझट भी नहीं है, हल्का फल्का कैलकुलेशन भी है इसमें, ठीक है। कोई फार्मूला भी याद नहीं करना है और 5 नंबर का भी है ये। बाकी आप 5 नंबर के जो सवाल बनाएंगे उसमें फार्मूला की जरूरत पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है बाबू कि जिसमें आपको कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। हल्का फल्का दिमाग लगाना है, गुना भाग जानना है और आसानी से इसको बना लेना है। अरे बात समझ में नहीं, तो ये सबसे इजी होता है एक प्रकार से। बोलिए ग्राफ बहुत इजी है, लेकिन आप घर में जाके प्रयास करेंगे, बनाएंगे, तब ये आपके अंडर में रह पाएगा, नहीं तो सीधा अंडर से निकल जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ये आपसे। दूसरा सवाल जो है ये भी कई बार रिपीटेड है, और ये तो भी समझिए कि जो लाइट हाउस वाला प्रश्न है ये बहुत बार आ चुका है, लाइट हाउस का सवाल, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। ये अगर हम बात समझें, कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची ये क्या है, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे है, तो दोनों जहाज के बीच के दूरी निकालिए। एक हम पहले लाइट हाउस बनाते हैं। ये देखिए लाइट हाउस है, और इस लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दिया है, 75 मीटर दिया है। लिख दिए कि लाइट हाउस के ऊंचाई कितना है, 75 मीटर। और ये जो लाइट हाउस है वो कहाँ पे है बाबू, समुद्र तल पे है। कहाँ है, मान लेते हैं कि समुद्र है और इसी का बगल में लाइट हाउस खड़ा है 75 मीटर ऊंचा। अगर हम समुद्र तल से ये लाइट हाउस के शिखर पर से, लाइट हाउस के शिखर पर मतलब ऊपर से नीचे देखते हैं तो 2 गो जहाज आ रहा है,
ठीक है, एक दूसरे के क्या है, पीछे है। फिर से हम प्रश्न को पढ़ते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कहने का मतलब यहाँ पे है बाबू कि अवनमन कोण कहाँ बनता है, आपको पता है? हाँ, अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पर बनता है। तो एक अवनमन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री, और दूसरा कितना बन रहा है? हाँ 45। बड़ा वाला इसे बना देते हैं 45 डिग्री। तो अगर इस जहाज का अवनमन कोण कितना डिग्री था? 45 डिग्री। तो उन्नयन कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। इसका अवनमन कोण कितना था? 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये क्या है? ये जहाज अति है, ऊंचाई है, लाइट हाउस का ऊंचाई है। तो इसको मान लेते हैं ए, बी, सी और इसको डी। एक जहाज यहाँ पे है, दूसरा जहाज यहाँ पे है। तो पूछ रहा है कि दोनों जहाज एक ठीक दूसरा के पीछे हैं, तो दोनों जहाज जो है कितना दूरी पे है, दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालनी है, दोनों जहाज के बीच की दूरी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ना इस प्रश्न में कि लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है। लाइट हाउस की ऊंचाई कितना मीटर है? 75 मीटर है। ठीक है, अब लाइट हाउस से पहली जहाज, लाइट हाउस से पहली जहाज की दूरी को हम क्या मान लिए? x मान लिए। यहां से यहां की दूरी को क्या मान लिए? हम x मान लिए। ठीक है, x मान लिए। अब क्या है? दोनों जहाज के बीच की दूरी को y मान लेते हैं। दोनों जहाज के बीच की दूरी को क्या मान लिया जाए? y मान लिए। दोनों जहाजों के बीच की दूरी को क्या मान लिए बाबू? y मान लिए। और हमको निकालना क्या है? y का मान ही निकालना है। पूछ रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताइए। दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो एक जहाज यहाँ पर, एक जहाज यहाँ पे है, और ये दोनों जहाजों के हमको बीच के क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो हमको पता है कि इसमें दो गो त्रिभुज बन गया। कितना त्रिभुज बन गया? दो त्रिभुज। बताइए पहला त्रिभुज कौन है? बगल में बनाते हैं यहां से। ठीक है बाबू, पहला त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो बोलेंगे कि सर हमको तो ये लंब दिया हुआ है, क्योंकि देखिए कोण के ठीक सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। तो हमको लंब दिया हुआ है, हम आधार निकालेंगे। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? टाइन थीटा का होता है। टाइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा मतलब ए बी बटा बी डी। अरे यहां पे समझो, हम इस त्रिभुज को हल कर रहे हैं, छोटा वाला त्रिभुज को, ठीक है, जिसका नाम है ए बी डी। तो हमको यहाँ पे लंब दिया हुआ है, क्योंकि हमको पता है कि कोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और हमको निकालना क्या है? x का मान, x मतलब आधार। तो हमको लंब दिया हुआ आधार निकालना है, तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे? टाइन थीटा का ना फॉर्मूला लगाएंगे बाबू। तो टाइन थीटा का फॉर्मूला ए बी बटा बी डी होता है। तो आप बताइए टाइन थीटा की जगह पर कितना आपको दिया है? 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री। ठीक है, आई ए बी का मान कितना है? 75 मीटर है। और यहाँ बी डी क्या दिया है? x। tan 45 का मान 1 बराबर में 75 मीटर बटा x। तिरछा आप गुना करेंगे तो x बराबर 75 मीटर। आप समझ लीजिएगा, अगर इस प्रश्न में पूछता कि लाइट हाउस से जो नजदीक वाला जहाज है उसकी दूरी बताइए, तो कितना बोलते हैं आप? 75 मीटर। ये लेकिन ये बात आपसे नहीं पूछा। पुनः दूसरा त्रिभुज को बनाएंगे। पुनः समकोण त्रिभुज कौन? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो अब देखिए ए बी सी को आप देखिएगा तो ये सामने वाला लंब हो गया। तो लंब हमको आधार के कंपेयर करना है, तो लंब बटा आधार किसका होता है?
tan थीटा का होता है, मतलब AB बटा BC। tan और थीटा का मान कितना दिया भुजा कोण में 30 डिग्री दिया हुआ है। अब AB का मान कितना है बाबू, हाँ 75 मीटर। अब BC का मान, तो सर BC का मान बोलेंगे x प्लस वाई, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे हम, दोनों को जोड़ देंगे ना हम। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 और 75 मीटर। और x का मान तो आपको निकल ही गया कितना 75 मीटर, रख दिए। अब प्लस वाई, अब यहां से हम क्या तिरछा तिरछी गुना करें, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 मीटर प्लस वाई बराबर में, यहां गुना करेंगे तो 75√3 हो जाएगा। ये 75 को उधर भेज देंगे तो वाई बराबर कितना बचेगा 75√3 माइनस 75 मीटर। ठीक है, अब यहां से 75 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। अब मान लेते हैं कि सर √3 का मान रख देते हैं, तो √3 का मान कितना होता है 1.732 माइनस 1, तो 75 गुने, इसको घटा देंगे तो 0. कितना आ गया 732। अब 75 में हम 0.732 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, जो भी गुना करके आएगा वही हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। अब y क्या है बाबू, लिखना है क्या था दोनों जहाज के बीच की दूरी जितना गुना करके आएगा उतना आंसर लिख दीजिएगा आप। ठीक है, दोनों जहाज के बीच का दूरी आपको दिया हुआ है। तो इस टाइप का प्रश्न समझिए कि आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछता है, तो इस टाइप का सवाल आप समझ लीजिए कि हाई एंड डिस्टेंस से क्लियर करके रखना है। हाई एंड डिस्टेंस का ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक और बताए थे, हाई एंड डिस्टेंस से दो चीज, एक आंधी के आने से पेड़ टूट जाता है, उसको एकदम कंप्लीट करके रखिए, वो 100% पूछेगा, चाहे फर्स्ट सेटिंग में पूछे चाहे सेकंड सेटिंग में पूछे। पेड़ के टूटने वाला सवाल आपको बताए थे। अगला सवाल है, ये भी देखिए मेंसुरेशन से रिपीटेड सवाल है। ये क्या है, एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना जो है वह शंकु के आकार का है। तो चलिए मान लेते हैं कैसा होगा। शंकु का आकार का है, देखिए शंकु का आकार के, जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5 सेमी, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पे अध्यारोपित है। जो इस शंकु वाला खिलौना है ना 3.5 त्रिज्या वाला, 3.5 सेमी त्रिज्या वाला, इसी के अर्धगोला पे एक आरोपित है खिलौना। देखिए ये बन गया अर्धगोला, ये क्या बन गया अर्धगोला। मतलब ये हुआ कि सर शंकु की त्रिज्या, किसकी, शंकु की त्रिज्या, कौन है जिसको मना करो अभी, शंकु की त्रिज्या बराबर में किसका, अर्धगोला का त्रिज्या। अर्धगोला का त्रिज्या कितना है 3.5 सेमी, 3.5 सेमी हो गया। अब क्यों हम ऐसा लिख दिए, क्योंकि प्रश्न में ही बोल दिया था कि एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। तो पहले हम शंकु बनाए, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पे अध्यारोपित है, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पे अध्यारोपित है। इसका मतलब सर दोनों का त्रिज्या क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पूछा कि इस खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई, मतलब खिलौना को पूरा मापिएगा, ऊंचाई को देखिएगा, तो ऊंचाई कितना है बाबू, हाँ 15.5 सेमी। तो बोलेंगे सर कि हमको तो शंकु की ऊंचाई नहीं पता है, तो हम पहले शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। तो बोलेंगे बाबू शंकु की ऊंचाई जब निकालोगे, शंकु की ऊंचाई जब निकालेंगे, ऊंचाई को h बोला जाता है, तो ऊंचाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कुल ऊंचाई। कुल ऊंचाई कितना है
5, उसमें से त्रिज्या को क्या कर देना होगा, घटा देना। बोले क्यों घटाएंगे, तो बाबू यहाँ से यहाँ तक ना पूरा है, ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो ये वाला घटेगा नहीं, तो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है 3.5 है, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12 बच जाएगा, 12 ना बचेगा। तो 12 से हमें क्या पता लग गया, इसकी ऊंचाई पता लग गया, शंकु की ऊंचाई, खिलौना का पूरा ऊंचाई तो 15.5 है, तो ये ऊंचाई शंकु के कैसे पता लग गया 12 से हमें, क्योंकि त्रिज्या को घटा दिए, क्योंकि खिलौना यहां से यहां तक है, तो इसको हम घटाएंगे तब ना शंकु के अलग निकालेंगे, तो इसको घटा दिए तो शंकु की ऊंचाई पता लग गया, शंकु की त्रिज्या पता लग गया। तो अब हमको क्या निकालना है, खिलौने की पृष्ठ क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे ना, खिलौना का पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो खिलौना किस चीज से बना हुआ है, शंकु का वक्र और प्लस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, इन होता है पाई आर एल, और प्लस अर्धगोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बोलेंगे सर आप तो एल, तो इसमें तो एल पता नहीं है, हमको तो एच पता है 12, तो अब यहाँ पे एल निकालना होगा, आपको एल निकालना होगा। तो पहले हम पे एल निकाल लेते हैं, इस प्रश्न को इधर भेज देते हैं। चलिए यहाँ पे एल निकाल लेते हैं हम पहले। तो एल का फार्मूला क्या होगा बाबू, अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच का मान कितना है 12 और उसका मान 3.5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए जल्दी, 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12.25। अब जोड़ दीजिए कितना आता है 144 में 12 जोड़ी कितना आएगा 156.25। इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 156 का वर्गमूल कितना होता है, बोलिए 156.25 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल होता है 12.5। कितना होता है आप निकाल लेंगे 12.5। तो एल का मान निकाल दिए। वर्गमूल कैसे निकलता है, अरे 15,625 का वर्गमूल होता है 125 और नीचे हम कर देंगे 100, तो 100 का वर्गमूल 10 भागा देंगे तो आ जाएगा आराम से 12.5। जिसको वर्ग पॉइंट में वर्गमूल नहीं निकाला जाता उसके लिए कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। आप ऐसे लिखिए 15,625, अब बटा में 100 कर सकते हैं ना, तो इसका वर्गमूल ऊपर वाला निकाल लीजिए तो आएगा 125 और नीचे वाला वर्गमूल निकालिए तो आएगा 10 और फिर भागा दिए तो 12.5 हो जाएगा, वैसे ही निकाल ली। ठीक है, अब क्या करना है, मान रख दीजिए यहाँ पे, पाई का मान 22 बटा, ये कॉमन ले लिया जाए, पाई और आर दोनों क्या कर लेते हैं कॉमन ले लिए, तो क्या बचा है यहाँ पे एल प्लस 2r, यही ना बचेगा बाबू, क्योंकि सर दो आर क्यों कॉमन लिए, दोनों का आर अलग अलग है, नहीं दोनों का आर सेम है इसलिए कॉमन लिए। अगर बोलते कि शंकु का आर अलग है और अर्धगोला का आर अलग है तब हम कॉमन नहीं लेते। यहाँ पे कॉमन लेने का कारण क्या बन गया, क्योंकि दोनों का आर सेम है, तो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 3.5 और एल का मान 12.5 प्लस 2 गुने आर का मान 3.5। चलिए हल कीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 2 से कितना मरतबे, इधर काट कूट के 11 बच गया, समझ लीजिए। ठीक है, इधर देखिए 12.5, यहाँ गुना कीजिए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब बताइए 12 और 7 कितना होता है 19.5। अब 11 में 19.5 से गुना कर दीजिए, वही हो गया खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा बोलिए
214.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, इसको गुना कर लेना है। तो इस प्रकार से खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए। चलिए अगला सवाल है, बहुलक निकालनी है। ठीक है, और बहुलक भी बहुत इजी है। ये बहुलक में सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए। कितना कॉलम चाहिए? 2 कॉलम चाहिए। तो 2 कॉलम बना लीजिए आप। चलिए, एक तो हो गया कौन सी, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और दूसरा कॉलम में क्या लिख दे, हाँ बारंबारता। देख लेना, अगर संचयी रहेगा तो फिर बारंबारता निकालना होगा। 0 से 20, 20 से 40 दिया, फिर 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और है नहीं है। बारंबारता है 8, 10, 12, 6 और 3। सर्वाधिक बारंबारता किसका है? 12 है इसमें। तो ये हो गया बहुलक वर्ग। ये क्या हो गया? हाँ, बारंबार। जब भी आपको बहुलक निकालना हो तो सबसे देखिए कि सर्वाधिक बारंबारता किसका है। 40 से 60 के है, तो 40 से 60 ये बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यहां हम लिखेंगे बहुलक वर्ग। क्या लिखेंगे बाबू? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना से कितना हो गया? 40 से 60। अब ध्यान रखिए, आप कंडीशन में लिखेंगे बहुलक वर्ग हो गया, इसके सामने क्या लिखाएगा? F0 और F-1 और नीचे F1। बस ये 3 चीज लिखना है आपको। अब यहां सबके लिख दीजिए। L का मान पूछे तो बहुलक वर्ग की निम्न बारंबारता मतलब 40, और हम F-1 का मान बोल दिए तो कितना हो गया? 10 ना। और F0 का मान कितना हो गया? 12, और F1 का मान कितना हो गया? 6। और क्या चाहिए? I। तो I किसको बोलते हैं? वर्ग माप को। वर्ग माप को मतलब उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दी, कितना आया? 20 आ गया। अब बहुलक का फार्मूला लगा दीजिए। बहुलक का फार्मूला L प्लस सीधे गुने में I, उसके बाद F क्या होता है? FO माइनस F -1, फिर नीचे 2FO माइनस F-1 माइनस F1। L का मान 40 प्लस सीधे गुने में I का मान 20, FO का मान 12, F-1 का मान 10 है। चलिए 2 गुने FO का मान 12, F-1 का मान 10, F1 का मान 6। अब 40 प्लस सीधे गुने में 20, 12 में से 10 गए तो 2, 12 दूनी 24 में से 10 गया, 14 में से 6 गया 8 हो गया। इकड़ गया कितना मरतबे? 4 मरतबे। 4 से कितना मरतबे? 5 मरतबे। तो कितना हो गया? 40 प्लस 5 कितना आ गया? 45। कितना आंसर आ गया? 45 आ गया। तो ये बहुलक था। आगे सवाल में आएंगे तो ये भी कई बार रिपीटेड सवाल है एग्जाम में बाबू। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? इसमें नीचे का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, नीचे का एलसीएम ले लेंगे। तो आप देखेंगे एलएचएस से हल करना है। इसको लिख देना है कि हम एलएचएस से हल करने जा रहे हैं। एलएचएस बराबर cos A बटा 1 प्लस sin A, और 1 प्लस sin A बटा में cos A। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस sin A इंटू cos A। देखिए इससे नीचे भाग देंगे तो 1 प्लस sin A खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा? cos A। गुना करेंगे तो cos स्क्वायर A। इससे ही कट गया तो 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर देखिए लिखिए आप cos स्क्वायर A, और इसको A प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A और B, यही ना होगा?
बटा में सेम रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो क्या बच गया 2 साइन ए। अब बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे सेम लिखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां पे देखिए 2 कॉमन ले ले ऊपर में, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए तो इससे ही कट गया, तो क्या बच गया बाबू 2 बटा कॉस ए। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा कॉस ए। 1 बटा कॉस ए का फार्मूला क्या होता है सेक ए होता है, गुना करेंगे तो 2 सेक ए। यहां लिख देना है कि एल एच एस बराबर में आ गया आर एच एस, ये हुआ प्रूव्ड। ठीक है, अगला सवाल और आज का ये आखिरी सवाल भी है। ठीक है, और ये मेंसुरेशन का सवाल है। कहता आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो छाया टाइप का लग रहा है ना, उसका क्षेत्रफल निकालना है। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है, इसका मतलब कि ए बी सी डी क्या एक वर्ग है जिसकी भुजा कितना दे दिया आपको 14 सेमी दे दिया। इधर भी 14 सेमी हो जाएगा, इधर भी 14 सेमी हो जाएगा, अब इधर भी 14 सेमी हो जाएगा। तो आप कहीं से भी नापेगा तो 14 सेमी ना होगा। तो अब 14 सेमी जब होगा तो इसमें क्या बोला कि ये बन गया अर्धवृत्त, तो ये अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेमी। तो यहां लिखना है ना कि अर्धवृत्त का त्रिज्या बराबर कितना 7 सेमी। तो 2 गो अर्धवृत्त है। हम सबसे पहले पूरा का क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब ए बी सी डी वर्ग, एक मिनट, ए बी सी डी वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो भुजा कितना है 14 सेमी, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 सेमी स्क्वायर। अगर ये पूरा आकृति का क्षेत्रफल निकाले तो कितना आ गया 196। अब हम निकाल लेते हैं किसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, किसका निकाल लेंगे? हाँ, तो अर्धवृत्त कै गो है 2 गो है। कितना है तो हम लिखेंगे ना कि 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? तो 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा ने। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। और 2 को के निकाल रहे तो 2 से गुना करेंगे ने, तो 2 से गुना कर दिए तो क्या हो गया, क्या बचा पाई आर स्क्वायर। किसका फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल का। तो ये तो आधा आधा जोड़ेंगे तो पूरे वृत्त में होता है, तो पूरा वृत्त के निकल रहा है समझिए। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 सेमी गुने 7 सेमी। इस 7 से 7 22 154 सेमी। मतलब ये दोनों का क्षेत्रफल कितना हो गया 154। तो अब हम किसका निकालेंगे छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कुल कितना था 196 और ये दोनों के कितना आ गया 154 सेमी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा घट के बाबू देखो 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, मतलब 42 सेमी। मतलब जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 42। कैसे निकाले? तो हम पहले पूरा वर्ग का निकाल लिए और फिर हम 2 गो अर्धवृत्त का निकाला, दोनों को घटा दिए तो जो किसका क्षेत्रफल निकला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। इस प्रकार से आज का क्लास समाप्त यहीं पे। ठीक है।
दिक्कत किसी को कहीं पे 6 प्रश्न में?